हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की कृतिका बुक का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। ये जो पूरी लेख है, इसके रचयिता हैं शमशेर बहादुर सिंह। और ये यहाँ पे अपने बारे में बताते हैं कि कैसे वे हिंदी के वातावरण में, हिंदी के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, और किन किन कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो अगर आपको इन सभी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में और अच्छे से समझना है और एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करना है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि मैं आपको पूरी डीप में बताने वाला हूँ। और इतनी डीप में बताऊँगा कि आपसे अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो राइटर हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे एक शमशेर बहादुर सिंह जो होते हैं वो स्टार्ट में तो हिंदी के फील्ड में नहीं थे, लेकिन बाद में वो हिंदी के फील्ड में जाते हैं। तो स्टार्ट में उनके शुरुआती जो उनका जीवन रहता है वो काफ़ी कठिन होता है, और वो शुरुआत में ज़्यादा इंटरेस्टेड कला में होते हैं, और एक अनदर सब्जेक्ट जैसे कि कविताएं लिखना, तो इन सभी चीज़ों में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो यही दो चीज़ उनके जीवन का एक अमूल्य भाग था। तो इन दोनों चीज़ों पे वो बहुत ही ज़्यादा फोकस भी करते थे और साथ में इंटरेस्ट भी लेते थे। और उनका ये मानना था शुरुआती जीवन में कि जिस चीज़ की हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिस चीज़ में हम रुचि ले रहे हैं, उसी चीज़ में अगर हम आगे बढ़ें तो हम काफ़ी ज़्यादा आगे जा सकते हैं उस फील्ड में। तो वो अपना शुरुआती जीवन का कुछ इस तरह से वर्णन करते हैं और फिर बताते हैं कि वे कला के फील्ड, वो जो कला थी यानी कि जो आर्ट थी या फिर आप कह सकते हो ड्राइंग थी, तो उस फील्ड में आगे जाने के लिए वे पेंटिंग सीखने के लिए उनके पास में दिल्ली में एक करोल बाग था, और वहीं के पास एक कॉलेज था। वहाँ पे उन्होंने पेंटिंग सीखने के लिए एडमिशन लिया। तो वो जब रास्ते में जाते थे उस कॉलेज पर, जब वो उस कॉलेज पर जाते थे तो रास्ते में कुछ तो टाइम लगता था ना, तो वो जिस भी गाड़ी पर बैठ के जाते थे तो उस गाड़ी पर वे कुछ कविताएं लिखते थे या फिर कोई तुक मिलाते थे। तुक मिलाना किसे कहते हैं कि मतलब जैसे होता है ना कविताओं में कि लास्ट कुछ वर्ड मिलते हैं, उन्हीं को तुक मिलाना कहते हैं। तो वो तुक मिलाते थे, तो कभी अपनी कविताओं की रचना करते थे। तो इन्हीं सब चीज़ों को करते थे रास्ते में। यानी कि इससे ये पता चलता है कि जो शमशेर जी थे वो कभी भी अपनी टाइम को वेस्ट नहीं करते थे। जबकि अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति होता है तो वो क्या करता है, बातें करता है, या फिर सिर्फ जब ट्रैवल कहीं कर रहा होता है तो सिर्फ ऐसे ही बैठा रहता है। लेकिन वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते। इससे हमें एक और सीख मिलती है कि हमें अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और वो लेखक बताते हैं कि उनकी जो पत्नी थी उनकी भी देहांत हो गई थी, और एग्ज़ाम में अगर आपके आएगा उन्हें कौन सा रोग हुआ था, तो आपका आंसर होगा टीबी, क्योंकि उनकी पत्नी को टीबी हो चुका था और उसके कारण उनका देहांत हो चुका था। तो उम्मीद है मुझे कि आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया है। तो अगर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लेखक अपने सहपाठी के बारे में यानी कि अपने दोस्तों के बारे में बताते हैं, और उनके कवि मित्र होते हैं नरेंद्र शर्मा, जो कि दिल्ली में उनसे मिलते हैं। और बाद में जो लेखक रहते हैं वो उनके साथ मतलब रहते हैं, लेकिन बाद में जो लेखक होते हैं वो सब काम काज छोड़ के मतलब वो अपना पूरा जीवन का परिचय दे रहे हैं कि वो हिंदी में किस प्रकार से आए हैं। तो बताते हैं कि पहले वो कला और कविताएं लिखने में इंटरेस्ट लेते थे, और कला तो स्कूल में यानी पेंटिंग तो स्कूल में सीखते थे, बट जो कविताएं लिखते थे वो रास्ते में लिखते थे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ कुछ टाइम व्यतीत करते हैं, लेकिन फिर भी बर्बाद नहीं करते हैं, फिर भी कविताओं लिखने में और ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो उसके बाद फिर वो क्या करते हैं कि इन सभी चीज़ों को छोड़ करके एक केमिस्ट मतलब कि आप कह सकते हैं जो रासायनिक होता है, यानी कि साइंटिस्ट भी तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे फिजिस्ट जो हमारे शरीर की देखभाल करते हैं, उसी तरह एक केमिस्ट होता है। तो जो केमिस्ट होता है वहाँ पर एक उसका मतलब गार्ड बनते थे, बन के रहने की नौकरी की। जैसे कि गार्ड बनने का ये मतलब नहीं कि उसके द्वार पर पहरेदारी देना, उस उतना भी खराब पद नहीं। गार्ड बनने के मतलब कि
मान लीजिए कोई भी आप जाते होंगे डॉक्टर दुकान पे, तो मान लीजिए एक डॉक्टर रहता है, तो उसके बगल में एक खड़ा रहता है ना व्यक्ति, वो कहता है कि इतने नंबर से 2 नंबर से तीसरी दवाई लेके आओ, या फिर ये दवाई लेके आओ, फिर बीटासुल ले आओ, जो भी दवाई हो वो उसे नहीं मांगता है। तो उसी प्रकार का गार्ड की उन्होंने नौकरी की। और ये सब नौकरी करने के बाद जब वो अपने स्कूल को त्याग रहे थे, यानी कि अपने कॉलेज को छोड़ रहे थे, तब उस समय उनकी पेंटिंग्स के पास, यानी वो पेंटिंग जो किए थे उन्हीं के पास बच्चन नाम के एक व्यक्ति ने नोट छोड़ दी थी, और जिसके बाद वही नोट उन्होंने बच्चन को पोस्ट कर दिया। उसके बाद लेखक वहाँ से चले जाते हैं, और फिर वो देहरादून में उनकी भेंट जो होती है वो एक हरिवंश राय बच्चन नाम के व्यक्ति से होती है। तो वो जो हरिवंश राय बच्चन थे, अब बहुत ध्यान सुनिएगा क्योंकि अब मेन पार्ट आ चुका है इस चैप्टर का। जो हरिवंश राय बच्चन थे वो लेखक के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे उन्हें हिंदी के क्षेत्र में लाने के लिए। तो इससे आपको ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होगा। तो इनका नाम आप ध्यान से याद रख लीजिए, हरिवंश राय बच्चन, या फिर कहीं नोट भी कर लीजिए। तो उनकी मुलाकात जो होती है वो देहरादून में होती है हरिवंश राय बच्चन से। तो वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है, और जो हरिवंश राय बच्चन थे वो उनके व्यक्तित्व से, यानी कि जो लेखक थे उनके व्यक्तित्व से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और कहते हैं कि मतलब कि इस बंदे के अंदर टैलेंट है, ये बंदा कुछ न कुछ ज़रूर कर सकता है। और उस बंदे को इतना मतलब सीधा साधा बंदा कि इसके आर पार से भी हम देख सकते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सीधा बंदा था, कोई दिखावा नहीं था इस बंदे के अंदर, इसीलिए वे काफ़ी ज़्यादा उनसे प्रभावित हुए। उसके बाद लेखक वो कहते हैं कि जो बच्चन जी थे वो उन्हें बहला कर, तो बहलाने का ये मतलब नहीं कि उन्हें फुसलाना, उन्हें समझा कर बुझा कर वो जो बच्चन जी थे वो लेखक को इलाहाबाद लेके आए। अब इलाहाबाद का नाम तो प्रयागराज हो चुका है, तो प्रयागराज लाए। तो प्रयागराज लाने के बाद वहाँ पे लेखक को उन्होंने MA करने पर फोर्स किया, और कहा कि यदि आप MA करेंगे तो उसका खर्च भी मैं ही उठाऊंगा। तो सोचिए आपने, उन्होंने लेखक की कितनी मदद की हिंदी के क्षेत्र में आने के लिए, कि खर्च भी वही उठाते थे जो MA करने में जो फीस आई, या फिर जितना भी कॉलेज का फीस आया इलाहाबाद में या फिर प्रयागराज में, तो उन सभी का खर्च बच्चन जी ने ही उठाया। और उन्होंने कहा कि लेखक कहते हैं कि जो कविताएं थी वो तो उनसे कुछ अच्छी लिख नहीं पाते थे, यानी कि कविताएं वो लिख नहीं पाते थे क्योंकि वो अपने आप की बढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, वैसे वो तो लिख लेते हैं। आप ये मत समझिएगा कि वे कविताएं ही नहीं लिख पाते हैं, वो बहुत अच्छी कविता लिखते हैं। पर कहते हैं ना कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो ज़्यादा अपनी मतलब कि अपनी अपनी तारीफ नहीं करते। तो वही कह रहे हैं कि जो लेखक थे वे कहते हैं कि मैं कविताएं तो लिख नहीं पाता था, और क्योंकि वे तो खलीश उर्दू के वातावरण में ही पले थे, यानी कि उनके आसपास का जो पूरा एटमॉस्फेयर था वो सिर्फ उर्दू से भरा हुआ था, यानी कि उनके आसपास जितने भी कवि थे वे सभी कवि उर्दू के थे, और हिंदी में रुचि उनकी तो नहीं थी। उसके बावजूद भी उन्होंने काफ़ी मेहनत की, और हिंदी का जो सागर होता है भव्य सागर, उसमें उन्होंने डुबकियाँ लगाना शुरू किया, यानी कि उसमें वे बहुत ही डीप से पढ़ने लगे। और आज आखिरकार आप उनका प्रमाण देख ही सकते हैं कि वो कितने बड़े कवि आज बन चुके हैं। वे हर क्षेत्र में आगे हैं, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे वो कविताएं लिखने का क्षेत्र हो, चाहे वो लेख लिखने का क्षेत्र हो। इसलिए उन्हें बहुमुखी प्रतिभा का धनी आदमी कहा जाता है, और लेख लिखने में तो भाई बात ही मत पूछिए। तो ये काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी शानदार कवि हैं जिन्हें आपको ज़रूर जानना चाहिए। और वे कहते हैं, कवि कहते हैं कि वे जो थे वो दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं बच्चन साहब का, जिन्होंने उन्हें आज इस कगार पे लाकर बैठाया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों की भी मदद हो सके। और अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।